हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। एंड आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए है, सिक्स स्टैंडर्ड एसएससी स्टूडेंट्स। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज़ फ्रॉम द सब्जेक्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, natural resources, air, water and land. So in this chapter we will discussing about the natural resources. Natural resources होता क्या है? Actually natural resources तीन तरीके का होता है, air, water और land. तो आपके टेक्स्ट बुक में जो पहला इमेज दिया गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे जो ऊपर का लेयर है, स्काई वाला लेयर है, उसको डिनोट किया जा रहा है एटमॉस्फेयर बोल के। जो पानी वाला लेयर है, पानी है, उसको हाइड्रोस्फीयर से डिनोट किया जा रहा है। और जो नीचे ज़मीन वाला लेयर है उसको लिथोस्फीयर कहा जा रहा है। यस, तो हमारा अर्थ इन तीन स्पीयर में डिवाइडेड है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में जानने वाले हैं। सो पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। You can see that something in this picture are in water, some on land and some in the sky, that is air. अब ऊपर जो पिक्चर दिया गया था उसमें से कुछ चीज़ें ज़मीन पे थी, कुछ चीज़ें हवा में आसमान में थी और कुछ चीज़ें पानी के ऊपर थी। All thing on the earth are associated with water, air and land. तो हमारी पृथ्वी में जो भी चीज़ें होती है वो तीनों में से किसी एक जगह पे एग्जिस्ट करती है, या तो हवा में, या तो पानी में, या तो ज़मीन के ऊपर। एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ्स एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर रिस्पेक्टिवली। तो जो साइंटिफिक नेम है इन तीनों चीज़ों का, उसको अर्थ में स्पीयर में बांटा गया है। एयर की बात करूँ तो एयर को एटमोस्फियर कहा जाता है, वाटर को हाइड्रोस्फियर कहा जाता है और लैंड को लिथोस्फियर कहा जाता है। डिफरेंट लिविंग थिंग ऑक्यूपाई दिस थ्री स्पीयर ऑन द अर्थ। अलग अलग लिविंग थिंग अलग अलग स्पीयर पे रहते हैं। दीज लिविंग थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर विच दे ऑक्यूपाई आर टुगेदर कॉल्ड द बायोस्फियर। ये तीनों लेयर जब एक साथ आते हैं तब हम इस पूरे को बायोस्फियर कहते हैं। मतलब एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, एयर, वाटर एंड लैंड, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। दिस स्पीयर हैव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नेचुरली। ये जो स्पीयर बने हुए हैं ये नेचुरली बने हुए हैं। वी हैव लर्नड ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। इसके बारे में आपने पिछले स्टैंडर्ड में शायद डिटेल में पढ़ा होगा। अब एटमोस्फियर की बात करें। एटमोस्फियर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ को हवे का एक लेयर ने, एक हवे का लेयर अर्थ के इर्द गिर्द है, उसी लेयर को हम लोग एटमोस्फियर बोलते हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ कॉम्प्रोमाइजेज वाटर एंड लैंड, दैट इज हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर। तो पहले एटमोस्फियर के अंदर, पहले एटमोस्फियर है अर्थ के चारों बाजू, उसके अंदर दो और चीज़ें हैं। एक है हमारा हाइड्रोस्फियर और दूसरा है लिथोस्फियर। हाइड्रोस्फियर यानी कि पानी है और लिथोस्फियर यानी कि ज़मीन है। The hydrosphere occupies a much larger part than lithosphere. Yes, we all know water जो है वो 71% है, land जो है वो 29% है हमारे अर्थ में। इसीलिए हाइड्रोस्फीयर की मात्रा ज़्यादा है, लिथोस्फीयर की मात्रा कम है। We also look upon this natural component in solid, liquid, gaseous form as resources. Okay, तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम जिन किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं डेली, आप जो भी कोई चीज़ यूज़ करते हो वो तीनों में से किसी एक रूप में पाया जाता है। या तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर वो गैशियस स्टेट में होता है। इन द अदर वर्ड वी यूज़ दैम टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। इन चीज़ों को यूज़ करके हम हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड फूड, हमें भूख लगी है तो हम खाना खाते हैं, जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में खाना तो पाया नहीं जाता, तो दो ही स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड एंड लिक्विड। गैसियस स्टेट में अलग अलग गैस प्रेजेंट होते हैं। डिओड्रेंट जो हम यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रे, वो गैसियस स्टेट में होता है। पानी जो हम पीते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है। खाना जो हम चबा कर खाते हैं वो सॉलिड स्टेट में होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो रिसोर्सेज अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दिस थ्री कंपोनेंट इन डिटेल। अब हम इन तीनों कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जिसको हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ एयर। द एयर in the atmosphere around the earth contain
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनहर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। द ट्रोटोस्फियर contains about 80% of the total mass of the gas in the air, while the proportion is about 19% in the stratosphere. तो हमारा एटमॉस्फेयर आगे चल के दो और हिस्सों में बांटा गया है, दैट इज ट्रैटोस्फियर एंड स्ट्रैटोस्फियर। T फॉर ट्रैटोस्फियर, S फॉर स्ट्रैटोस्फियर। ट्रैटोस्फियर जो है वो 80% है और स्ट्रैटोस्फियर वो है 19%. Further, in mesosphere and ionosphere, the proportion of mass of gas goes on decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. तो जितना आप दूर जाते रहोगे, अर्थ से दूर जाते रहोगे, उतने आपको एटमॉस्फेयर के लेयर दिखने मिलेंगे। पहले था ट्रैटोस्फियर जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर होता है, उसके बाद स्ट्रैटोस्फियर जहाँ पे एयर की मात्रा कम हो जाती है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। उसके आगे अगर हम जाएंगे मीसोस्फियर और आइनोस्फियर पे, तो वहाँ पे अर्थ का जो गैस है या अर्थ का जो एयर है वो बहुत ही कम हो जाता है। एट लास्ट एक्सोस्फियर के बियॉन्ड कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करता। यू कैन सी दैट द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। साइड में आपको एक डायग्राम दिया है, प्रपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, आर्गन है, ऑक्सीजन है और ज़्यादा हिस्सा इसका नाइट्रोजन का है। बिसाइड दीज गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर। इसके अलावा एयर में कभी कभी वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं, उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी। The amount of the gas in the air is greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. एयर की जो मात्रा होती है या जो एयर प्रेशर होता है वो ज़मीन के पास सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जितना आप ज़मीन के पास रहोगे आपको एयर उतना ज़्यादा मिलेगा। जितना हम सरफेस से दूर जाते रहेंगे, मतलब ज़मीन से दूर जाते रहेंगे, ऊपर चढ़ते रहेंगे, हाई अल्टीट्यूड्स में जाते रहेंगे, उतना हवा जो है वो कम मिलता रहेगा, हम लोग को डिक्रीज़ होता रहेगा। दैट इज़ एयर बिकम्स रेयरर एट हायर डेंसिटी। मतलब जितना ऊपर सरफेस आप जाओगे आपको सांस लेने में उतनी तकलीफ होगी। द proportion of the constituents of air and some of their uses are given here. Yes, तो आपको नीचे एक छोटा सा कॉलम दिया गया है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस क्यों ज़रूरी है, नाइट्रोजन गैस क्यों ज़रूरी है, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी, आर्गन, हीलियम, नायन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इन सब का यूजेस बताया गया है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इट हेल्प living things to build necessary protein. It is useful for the production of ammonia in airtight packing of foodstuff. हम जो चिप्स का पैकेट खाते हैं वो चिप्स इतने दिन तक प्रिजर्व कैसे रहता है, सड़ता क्यों नहीं है? वो किस गैस के वजह से? इस गैस के वजह से। चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, वो किसी भी चीज़ को सड़ने से बचाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग थिंग, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते, रेस्पिरेशन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट अपना खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकता, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर भी होता है। आर्गन गैस की बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हो उसके अंदर एक गैस यूज़ किया जाता है आर्गन, जिसके वजह से वो ग्लो होता है। हीलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। तो इसको यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए, एज वेल एज जो प्लेन्स होते हैं या जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको जब उड़ाया जाता है तो उनके अंदर कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है? हीलियम यूज़ किया जाता है। नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं और जो डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं दिवाली में हम खिड़की पे लगाते हैं, उसके अंदर नियॉन गैस प्रेजेंट होता है। क्रिप्टॉन की बात करें, यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब कैसा होता है? नॉर्मली वो जब दिन होता है या जब उजाला होता है तो वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन रात को जब रात होता है और उस आसपास का सराउंडिंग डार्क हो जाता है, इस ट्यूब को घिसने से या तोड़ने से इसमें से लाइट निकलता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं। तो उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है? क्रिप्टॉन की वजह से वो ग्लो कर पाता है। जेनन यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। जो पुराने ज़माने में फ्लैश फोटोग्राफी होती थी, रील आता था, कैमरे के अंदर रील डाला जाता था और फ़ोटो खींचने पे उस रील के अंदर, जिसको कभी कभी हम नेगेटिव भी बोलते, तो फ़ोटो के नेगेटिव के अंदर जब कैमरे में से फ्लैश निकलता था तो उस फ्लैश में जो भी चीज़ें होती थी
वो उस रील के ऊपर या उस नेगेटिव के ऊपर छप जाती थी और फिर उसका यूज़ करके फ़ोटो प्रोड्यूस किया जाता था। उसको किस गैस से प्रोड्यूस किया जाता था? जीनॉन से। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट all the above pictures show large scale emission of smoke through different agencies। अभी जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे 3 पिक्चर्स है। एक फैक्ट्री का जहाँ से बहुत धुआं निकल रहा है, दूसरा भी किसी केमिकल इंडस्ट्री का है जहाँ पे से धुआं निकल रहा है। नहीं, ये जो है दूसरा जो पिक्चर है वो गाड़ी के पीछे से जो धुआं निकलता है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। और जो तीसरा पिक्चर है वो किसी जंगल में आग लग गई है, बहुत ज़्यादा स्मोक एमिट हो रहा है। So this smoke different directly mix with the atmosphere, disturbing the balance between the constituent of the air. This is called air pollution। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब एयर के साथ मिक्स हो जाती है, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ी के पीछे से निकलने वाला धुआं, या जंगल में आग लगने के बाद जो धुआं निकलता है, ये सारे धुएं जो है ये एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होते हैं और एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस था उसे बिगाड़ देते हैं। और जब ऐसा होता है तब उस कंडीशन को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। Harmful gases are given out through combustion of fuel in vehicles and big industry, and also through incomplete combustion of fuel like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day। जब भी हम किसी ईंधन का यूज़ करते हैं, मतलब किसी गैस का यूज़ करते हैं या किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो स्मोक प्रोड्यूस करता है, वो सारा स्मोक हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। मे इट बी व्हीकल, अगर गाड़ी है तो गाड़ी के पीछे से जो स्मोक निकल रहा है, पेट्रोल जब जलता है तो स्मोक निकलता है, वो स्मोक भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा बढ़ जाए हवा में तो वो बहुत हार्मफुल होता है। एंड इसी के वजह से ये जो फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, कहीं पे वुड बर्न किया जा रहा है, ये सब की वजह से एयर पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब एयर पोल्यूशन होने की वजह से हमारे ओजोन लेयर को खतरा होता है। ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर होता है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल यूवी रेज से। सन में से बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, उस रेज से हम लोग को ओजोन लेयर बचाता है। लेकिन ओजोन लेयर में छेद होने लगते हैं, किसके वजह से? जब हम अर्थ में कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और वो एयर पोल्यूशन जाके ओजोन लेयर पे छेद कर देता है और जो प्रोटेक्टिव शेल है हमारा वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। दैट्स वाई इट्स नेसेसरी टू स्टॉप ऑल टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। 16th of September all over the world is observed as a ओजोन प्रोटेक्शन डे। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओजोन प्रोटेक्शन डे को मनाया जाता है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है ओजोन लेयर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वाटर, जिसको मैं अलग पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब रह गया है बाकी वाटर और लैंड, जो कि इस वीडियो के पार्ट 2 में आएगा। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करो, सब्सक्राइब का बटन है उसे भी प्रेस करो ताकि आपको ऐसे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। घर बैठे आपका फ्री में एजुकेशन हो रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और इस वीडियो को अपने सारे 6 स्टैंडर्ड SSC स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। That's it for today. We'll meet in next lecture.